हेलो, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, वहाँ की सोसाइटी के जो तीन ऑर्डर थे, वहाँ की सोसाइटी के वो तीन ऑर्डर क्या क्या थे, एंड वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ उसकी टाइमलाइन, ये हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। पार्ट सेकेंड में देखते हैं वुमेंस रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट तो हुआ, लेकिन बाद में फिर वुमेंस रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, वुमेंस की क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से वुमेंस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग women were active participants in the events which brought about many changes in the French society. Most women of the third estate had to work for a living. Their wages were lower than those of men. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो जो वुमेंस थी उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट, जो भी इवेंट हो रहे थे, चाहे बास्टिल के ऊपर वॉर हो या फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो, वुमेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और क्राइसिस चल ही रही थी, क्राइसिस की भी क्राइसिस हो रही थी। उस टाइम पे भी जो वुमेंस की वेजेस होती है वो इन कंपैरिजन विद मैन लो थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. One of their demands was that women must enjoy the same political right as men. Some laws were introduced to improve position of women. Their struggle still continues in several parts of the world. वुमेंस क्या चाहती थी, वुमेंस चाहती थी कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो या उनका भी जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड हो वो एज कंपैरिजन टू मैन ये बराबर होना चाहिए, उन्हें भी उतने ही राइट मिलने चाहिए जितने मैन को मिल रहे हैं। उनकी ये मेन डिमांड थी। और उनका जो वर्क था वो भी अपने राइट को लेकर सिक्योर हो सके, अपने बातों को एक्सप्रेस कर सके, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। फिर इट वॉज द फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। फाइनली 1946 में वुमेन्स को राइट मिला, राइट टू वोट के लिए। अब देखते हैं द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी सिस्टम वो कैसे थी। और स्लेवरी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को अपने अंडर में रखना या फिर उनको काफ़ी दशकों तक या डिकेड्स तक उन्हें अपने अंडर में काम करना, उसे स्लेवरी कहते हैं। देयर वॉज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। इन द 18th century there was a little criticism of slavery in France. No laws were passed against it. It was in 1794 that the convention of freed all slaves, but 10 years later slavery was reintroduced by Napoleon. It was finally 1848 that slavery was abolished in the French colonies. एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी का मतलब ये था कि स्लेवरी को एबॉलिश कैसे कर लिया गया था। स्लेवरी तीन जो ट्रायंगुलर फॉर्म पे थी, अफ्रीका में काफ़ी लो वेजेस पे वर्कर्स मिल जाते थे, तो वो सप्लाई होते थे यूरोप में, एंड अमेरिका से होते थे। तो ये स्लेवरी का ट्रायंगुलर सर्कुलर बन गया। फाइनली जो स्लेवरी एंड तो हो रही थी, लेकिन फिर 10 साल बाद नेपोलियन जब आया उसने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। लेकिन फाइनली 1848 में स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वहाँ पे फाइनली 1848 में स्लेवरी को अबॉलिश कर लिया गया था। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। वहाँ जब कोई भी रिवोल्यूशन होता है वहाँ की जो पर्टिकुलर डेली लाइफ होती है, डेली दिनचर्या होती है, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट उन लोगों पे कैसा था, उनकी डेली लाइफ क्या थी। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। सो मैनी चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। काफ़ी चेंजेस देखने को मिले मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट took it upon themselves to pass law that would translate the ideas of liberty, equality into everyday practice. One important law that came to effect was the abolition of censorship. जो वहाँ की जब रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ देन लॉ पास हुए, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, सबको लिबर्टी या इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस में ये लाना हुआ। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट में लॉ आया वो एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को अबॉलिश कर लिया गया। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स were the most important legacy of the French Revolution. These spread from the France to the rest of the Europe during the 19th century. फ्रेंच रिवोल्यूशन ये स्टार्ट हुई थी दो आइडियल्स के ऊपर, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, दैट इज़ डेमोक्रेटिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी बन चुके थे या आइडियाज़ बन चुके थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के लिए। ये दोनों आइडियाज़ 19th सेंचुरी में ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुए। तो ये आइडियाज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी देखे जाते हैं। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट या फिर इक्वालिटी का। अब देखते हैं एट द एंड नेपोलियन के बारे में। इन 1804 नेपोलियन क्राउडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating a kingdoms where he placed members of his family. He saw his role as a
modernizer of Europe. He was finally defeated at Waterloo in 1815. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का एम्परर खुद को कर लिया। उसकी जो डायनेस्टीज थी उसने वो क्रिएट की, उसके मेंबर्स रहने लगे। लेकिन फाइनली जो नेपोलियन है उसकी हार हुई वाटरलू के मैदान पे इन 1815। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेपोलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा फ्रांस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगले पार्ट में हम करेंगे कि इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।